जय हिंद और शुभ दीपावली मित्रों। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। खुश रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। दीपावली का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है। माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। माता की दया हो, खुश रहें, धन की वर्षा हो, मिलजुल के रहें, परिवार से बातें करें, शांति बनाए रखें, सुरक्षित दिवाली मनाएं। धन्यवाद। शुरू करते हैं मित्रों हिंदुस्तान अखबार से। सोमवार 24 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। दिवाली से एक दिन पहले कोहली का धमाल। टीम इंडिया ने पाक के जबड़े से जीत छीनी। फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ सुधार होने की संभावना बनती है, सुधार होनी भी चाहिए। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, हमारी टीम इस पे काम कर रही है। टीम इंडिया ने पाक के जबड़े से जीत छीनी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में रविवार को रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराने के बाद रोहित शर्मा ने मैच के हीरो विराट कोहली को कंधे पर उठा लिया। अंतिम ओवर का मैच। जिस तरह से बायोडाटा दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, हमारी टीम की प्रार्थना और शुभकामनाएं हैं कि टीम इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीत के लौटे। भारत पाकिस्तान का मैच था, भारत का पहला ओपनिंग मैच था 2020 सुपर 12 का। लेकिन इतने खुश होने वाली बात नहीं है जितने बायोडाटा और जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये एक अदर सेंस नहीं निकाला जाना चाहिए फ्रेंड्स, दूसरा मतलब। लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी अलर्ट रहें, वेट करें। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सुपर 12 की क्या सिचुएशन होगी देखना होगा। देन क्वार्टर फाइनल की क्या हालत होगी, देन सेमीफाइनल की क्या हालत होगी, फाइनल, ये सब सारे मैच पॉइंट्स देखने होंगे। क्वालिफाई कौन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के लिए करेगा, क्वार्टर फाइनल खेला जाना है या सुपर 12 से सेमीफाइनल होना है, ये सब देखने की बात होगी। सुपर 12 मैच में टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, फिर फाइनल खेला जाना है। तो अभी बहुत सारे अपडेट्स बचे हुए, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे रंग बचा हुआ है। हमारी टीम इंडिया को हमारी टीम की तरफ से निरंजन_दास.official टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने पहला मुकाबला जीता, आगे अभी और भी जीतना है और फाइनल जीत के आओ, हमारी शुभकामनाएँ हैं। और दर्शकों, एस्पायरेंट्स, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या कुछ होना है ध्यान रखें, बिल्कुल अलर्ट रहें। क्रिकेट मैच भारत में बृहद स्तर पे खेला जाता है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या कुछ है, 6वीं जीत है T20 विश्व कप में, 7 मैच में यह भारत की। नेक्स्ट, जेपी सेतु से टकरा गंगा में डूबी नाव, 5 लापता। सारण जिले के सोनपुर इलाके में हुई घटना। मनेर से पहलेजा घाट पर जा रही थी बालू लदी नाव। मनेर के 5 लापता। नाव पर थे 13 लोग, 6 तैरकर निकले तो 2 को छठ घाट की तैयारी में जुटे स्टीमर ने बचाया। औरंगाबाद में 4 किशोरियों समेत 5 डूबे। औरंगाबाद की घटना, यहाँ सारण की घटना है। क्या कुछ है नेक्स्ट, जिनपिंग रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति। चीन फ्रेंड्स ऐसे चुने गए, चुनने की प्रक्रिया, जिनपिंग को अपेक्षा के अनुसार केंद्रीय समिति में चुना गया। नेक्स्ट, समिति की रविवार को बैठक हुई। बैठक में 25 सदस्यीय राजनीतिक ब्यूरो का चयन किया गया।
नेक्स्ट, राजनीतिक ब्यूरो ने 7 सदस्यीय स्थायी समिति का चयन किया। 7 सदस्यीय स्थायी समिति का चयन किया। नेक्स्ट, अस्थायी समिति ने जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए महासचिव चुना। तीसरे कार्यकाल के लिए महासचिव चुना। फ्रेंड्स, 5 साल का कार्यकाल होता है। 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है, मतलब 5 साल का कार्यकाल होना है। मतलब 2022 से कार्यकाल शुरू होगा, 2027 में शी जिनपिंग की कार्यकाल खत्म होगा, टेन्योर उनका खत्म होगा। क्या कुछ है, डाटा हमें देखने की ज़रूरत बनती है और विश्लेषण पेज 13 पे देखेंगे। यहाँ क्या कुछ है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 साल के कार्यकाल के लिए रविवार को रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, पार्टी का नाम याद रखें, CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का महासचिव चुना गया। इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वह जीवन भर भारत में सत्ता पर काबिज रहेंगे। जिनपिंग पार्टी संस्थापक माओ जेदांग, याद रखें, इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। माओ जेदांग के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो अभूतपूर्व रूप से तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आए हैं। जिनपिंग पार्टी संस्थापक माओ सेतुंग का ही दूसरा नाम है माओ जेदांग। कन्फ्यूज़ ना करें फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। माओ सेतुंग, माओ जेदांग, ये दोनों एक ही नाम है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो अभूतपूर्व रूप से तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आए हैं। उनको रविवार को आयोजित समिति के पहले पूर्ण सत्र में CPC की 20वीं केंद्रीय समिति का महासचिव चुना गया है। CPC की 20वीं केंद्रीय समिति का महासचिव, इससे पहले 19वीं केंद्रीय समिति का गठन हुआ था और ये जो तीसरा कार्यकाल उन्हें महासचिव के रूप में चुना गया, ये 20वीं केंद्रीय समिति का महासचिव का चुनाव है। उनकी अध्यक्षता वाले सत्र में CPC केंद्रीय समिति की 203 सदस्यों और 168 वैकल्पिक सदस्यों ने भाग लिया। समिति के सदस्य 203 सदस्य थे, 168 वैकल्पिक सदस्यों ने भाग लिया। उनको सत्र में CPC केंद्रीय सैन्य आयोग CMC का अध्यक्ष भी नामित किया गया। CPC केंद्रीय सैन्य आयोग सत्र में CPC केंद्रीय सैन्य आयोग CMC का अध्यक्ष भी नामित किया गया। जिनपिंग यहाँ सी युग के नाम से जाने जाने वाले नए दौर के शुरुआत के लिए स्थानीय एवं विदेशी मीडिया के समक्ष आए। उधर महासम्मेलन में पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग CCDI विरोधी शाखा, भ्रष्टाचार विरोधी शाखा का नाम क्या है फ्रेंड्स, केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग CCDI का नया दल भी नियुक्त किया गया जो सीधे जिनपिंग के अधीन कार्य करता है। जिनपिंग के अधीन कार्य करता है। कौन सी? CCDI। आगे और भी एक्सप्लेनेशन है, पेज नंबर 13 पे देखेंगे। अभी तक ऋषि सुनक फिर ब्रिटेन की PM पद का चुनाव लड़ेंगे। भारतीय मूल के पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्थाओं में सुधार को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई। सुनक ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन हमारे सामने बड़ा आर्थिक संकट है, इसलिए मैं अपना कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और आपके अगले PM के लिए दौर में शामिल हो रहा हूँ। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता हूँ और अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँगा। निरंजन_दास .official यूट्यूब पे भी आप देख रहे हैं, हमसे जुड़िए। रुझान बहुत धीरे हैं मित्रों। सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल खुश रहें, मिठाई खाएं, पटाखे न चलाएं, मिठाई खाएं, खुश रहें, परिवार में रहें, मिलजुल के रहें, ज़रूरी है। एक दूसरे का ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की अच्छाई बुराई को समझें, उनका सहयोग करें। बिल्कुल एक दूसरे की खिंचातानी इस ऐसे हालात में ना हो तो अच्छी बात है,
क्योंकि पूजा जो होती है ये देवी देवताओं की पूजा होती है। ऐसे समय में अच्छी माहौल बनाए रखना, प्रॉस्पेरिटी, ऊपर वाले की आशीर्वाद, लोगों से मिलजुल के उनका आशीर्वाद लेना, ये परंपरा हमेशा से चलता आया है। तो इनको बनाए रखें, शांति बनाए रखें मित्रों। नेक्स्ट, दुखद इंदौर सड़क हादसे में सहरसा के 3 युवकों की मौत। तीनों मृतक सलखुआ प्रखंड की गिरदा पंचायत के रहने वाले थे। कांग्रेस से जुड़े 2 संगठन विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे। 2 एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द। दोनों संगठनों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले 2 एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA ट्रस्ट का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। आरोप है कि दोनों संगठनों ने FCRA नियमों का उल्लंघन किया। लाइसेंस रद्द होने से ये दोनों संगठन विदेशी चंदा हासिल नहीं कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में गठित अंतर मंत्रालयी समिति की जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एक अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने चीन सहित विदेशों से चंदा लेते समय धन शोधन, निधि के दुरुपयोग और आयकर रिटर्न भरते वक्त दस्तावेजों के हेरफेर के आरोपों की जांच करी थी। पेज नंबर 13 में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 23 तक बंद रहेंगे, 25 को बंद रहेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 25 को बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण के चलते 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होना है मित्रों। सूर्य ग्रहण 25 को सूर्य ग्रहण मतलब कल सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, रात को नहीं। सूर्य का ग्रहण लगना मतलब सूर्य को ढक लेती है चंद्रमा। तो कल पूर्णिमा होता है और होना भी है, तो कल सूर्य ग्रहण होगा। ध्यान रखिए किन प्रदेश में, भारत के किन क्षेत्र में इनको देखा जाएगा, ये सब अपडेट मैं देता रहूँगा आपको और दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल तो दे रहा हूँ, आगे जो कुछ अपडेट निकल के आएगा मैं पहुँचाता रहूँगा आप तक। सूर्य ग्रहण के चलते 25 अक्टूबर को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद रहेंगे। इधर दीपावली पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। दीपावली के दिन भगवान बद्री विशाल, माता लक्ष्मी, देवताओं के खजांची कुबेर की पूजा होगी। दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के चलते मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौर ने बताया कि पंचांग गणना के अनुसार 25 अक्टूबर मंगलवार प्रातः 4:26 से शाम 5:32 तक ग्रहण काल है। ग्रहण काल का जो समय है मंगलवार 25 अक्टूबर प्रातः सुबह के 4:26 से प्रातः शाम 5:32 तक ग्रहण काल है। मतलब हमारे भारत देश में सूर्योदय 5:15 बजे के बाद ही होता है, तो आप सूर्य ग्रहण के शाम 5:32 तक सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है 5 बजे से, और ये प्रातः 4:26 पे भारत में कुछ और देशों में देखा जाना है। लेकिन भारत में 5 बजे जो 5:15 सुबह से जब सूर्योदय होती है तब से देखे जाने की संभावना है। समय की यहाँ विश्लेषण है मित्रों, ध्यान देंगे इनको। कर्नाटक के मंत्री ने जरा फरियादी महिला को थप्पड़। शिकायत लेकर मंत्री के पास गई थी महिला, भूखंड देने की लगाई थी पीड़िता ने गुहार। पॉलिटिक्स क्या कुछ कहा जा सकता है, ये आप क्रॉस चेक करें। बहुत सारे न्यूज़ क्रॉस चेक करनी भी चाहिए, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, उनकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। फिर आप किसी तरह की विचारधारा, किसी तरह की पर्सपेक्टिव पे पहुँचे। परसेप्शन ना बनाएं, बिल्कुल परसेप्शन ना बनाएं फ्रेंड्स।
समझदारी यही कहती है कि परसेप्शन बिल्कुल ना बनाए। मनगढ़ंत, परसेप्शन मतलब होता है मनगढ़ंत विचारधारा बना लेना, बिल्कुल ना बनाए। जो कुछ क्रॉस चेक करें, जो ओरिजिनलिटी आती है उन्हीं को माने, उन्हीं से के अकॉर्डिंग अपनी विचारधाराएं रखें। नेक्स्ट, हिंदुस्तान संपादकीय विद्यानिवास मिश्र, प्रसिद्ध साहित्यकार। महालक्ष्मी का आह्वान हृदय से है, प्राण से है और अंतरात्मा से है। इस दिए की टिमटिमाहट में वो शीतल ज्वाला है जो धरती के अंधकार को पीकर रहेगी। दिवाली पर विशेष आप सबों को फिर हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, niranjan_das.official टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता, भगवान गणेश की आप पूजा करें, भगवान कुबेर की आप आराधना करें। बिल्कुल धन वर्षा होगी, खुशियाँ लाएंगे, ढेर सारी, बहुत सारे आशीर्वाद लेकर आएंगे। चारों ओर आपके खुशियों भरा माहौल हो। एक दूसरे का ख्याल रखें, बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल ऐसे समय में रखना बहुत ज़रूरी है मित्रों। एक दूसरे का आशीर्वाद लें, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें। विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान हृदय से है, प्राण से है और अंतरात्मा से है। इस दिए की टिमटिमाहट में वह शीतल ज्वाला है जो धरती के अंधकार को पीकर रहेगी। दिवाली पर विशेष सच्चा महोत्सव। सुरक्षा भी समाज का धन है, अगर यह नहीं है तो बाकी दौलत बेकार है। अतः समग्रता में दीपावली एक दूजे की परवाह का भी महोत्सव है। बिल्कुल, दीपावली एक दूजे की परवाह का भी महोत्सव है। भाई दूज होता है ऐसे समय में, तो एक दूसरे का आप परवाह भी करें, बिल्कुल उनका ख्याल रखें, जरूरी है मित्रों। पटाखे ना चलाएं, मिठाइयाँ चलाएं, सेफ और सुरक्षित रखें, माहौल को प्रदूषित ना करें। हमारी टीम की तरफ से नम्र निवेदन है। नेक्स्ट, अपना बिजनेस। डॉलर, कच्चा तेल और नतीजों का बाजार पर दिखेगा असर। 59,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर जा निकला सेंसेक्स। 18,000 के लक्ष्य को पा सकता है इस हफ्ते निफ्टी इंडेक्स। निवेश हो रहा है। ये दोनों आंकड़े ये बता रहा है कि मार्केट की क्या हालत है। आज मुहूर्त कारोबार शाम 6:15 बजे से इन कंपनियों के नतीजे डालेंगे असर। एफपीआई ने अब तक 6,000 करोड़ निकाले। काजू निर्यात सितंबर में 38% कम रहा। 8 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ा। बीते सप्ताह इक्विटी बाजारों में, इक्विटी क्या होता है इकोनॉमिक्स में हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ टर्म इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आम भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में। उनका मैकेनिज्म बहुत आम भाषा में समझेंगे फ्रेंड्स, जो नए श्रोता हैं वो भी समझ सके और जो एक बार देखे उन्हें बहुत आसान भाषा में समझने को मिले। क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअलों का जो बना दे फंड्स वो फंड है। इक्विटी में लगाते हैं, कुछ अंशदान लगाते हैं, इक्विटी बाजारों में रहे। सकारात्मक रुझान के बीच देश की शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों में से 8 का बाजार पूंजीकरण कुल मिलाकर 2,03,335.28 करोड़ रुपये बढ़ गया। इनमें सर्वाधिक फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ। पिछले सप्ताह बीएसई के मानक सूचकांक सेंसेक्स में कुल 1,378.18 अंकों यानी 2.39% की तगड़ी बढ़त दर्ज की गई। रुपये के लिए रूसी बैंकों ने विशेष खाते खोले। पॉइंट इज, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रूस के 2 बैंकों ने आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं जिनसे विदेश में रुपयों में कारोबार हो सकेगा। रूस के 2 बड़े बैंकों स्वर बैंक व बीटीबी बैंक किसी अन्य देश के ऐसे पहले बैंक हैं जिन्हें रुपयों में कारोबार करने की मंजूरी मिली है। 2 बैंक स्वर बैंक और बीटीबी बैंक फ्रेंड्स, ये 2 बैंक है, रूसी बैंक है जो आरबीआई ने परमिशन दिया है। रुपये और रूसी मुद्रा में जो रशियन करेंसी है उसमें एक्सचेंज करके
कारोबार को आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी पहल है। काफ़ी दिनों से आरबीआई इन चीज़ों की चर्चा भी कर रही थी और हम लोगों ने चर्चा भी किया था। नोटिस देने वाला ही कार्रवाई करेगा। जीएसटी परिषद ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले कर अधिकारियों को उस फर्म के खिलाफ सभी प्रवर्तन और परिणामी कार्रवाई पूरी करनी होगी जिसके खिलाफ जीएसटी चोरी का पता चला था। जीएसटी के तहत राज्य ऐसी फर्मों पर 90% शासन नियंत्रण रखते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक होता है। वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक होता है, 1.5 करोड़ रुपये तक होता है। इससे अधिक कारोबार वाले संस्थान केंद्र और राज्य अधिकारियों के दायरे में 50-50 के अनुपात में आते हैं। यहाँ से पॉइंट है, समझने वाली बात है। गैस मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता से बढ़ेगा निवेश। प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन लागत बाजार पर निर्भर करती है। गैस उत्पादकों ने गैस कीमतों की समीक्षा करने वाले पैनल के समक्ष मांग रखी है कि निवेश बढ़ाने के लिए मूल्य निर्धारित करने और विपणन से जुड़ी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। रिलायंस के अन्वेषण और उत्पाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय राय ने कहा कि विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। 51 की उम्र में टियर 1 खाते में 75% फंड इक्विटी में डाल सकेंगे। एनपीएस में बदला फंड में आवंटन का नियम। 100% इक्विटी में निवेश की इजाज़त मिली टियर 2 खाते में। 2.5% निवेश कम हो जाता है। वर्तमान में 51 की उम्र के बाद हर वर्ष टियर 1 टियर 2 खाते में क्या अंतर है? एनपीएस में टियर 1 खाता अनिवार्य है और पेंशन के आधार पर तय होता है। इनमें सेवानिवृत्ति के बाद ही राशि निकालने की छूट है। टियर 2 खाता बचत खाते की तरह है। इनमें से कभी भी राशि निकाल सकते हैं या तभी खोल सकते हैं जब टियर 1 खाता मौजूद हो। ध्यान देने की बात है, जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि कोरोना काल में शेयरों और उससे जुड़े उत्पादों में निवेश को लेकर उत्साह काफ़ी बढ़ा है। ऊंचा रिटर्न देखकर उनमें लोगों का भी आकर्षण बढ़ा है। हालांकि इसमें ऊंचा रिटर्न भी मिलता है। यही वजह है कि पीएफआरडीए ने अंशधारकों के लिए निवेश और जोखिम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सावधानी से करें चुनाव, सावधानी से करें विकल्प का चुनाव। पीएफआरडीए ने सलाह दी है कि निवेश योजना या उनमें श्रेणी का चुनाव से पहले अंशधारकों को उसके पिछले प्रदर्शन और जोखिम का आकलन करना चाहिए। इसके बाद उनमें निवेश का फैसला करना चाहिए। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि 1 या तो साल की बजाय कम से कम 5 साल के लिए 5 साल के प्रदर्शन पर आधार बनाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देने की बात है। आईडीबीआई के मालिक को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। आईडीबीआई बैंक के नए मालिक के किसी प्रस्ताव पर सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी किसी तरह की अड़चन नहीं खड़ी करेंगे क्योंकि वे किसी प्रभावी प्रवर्तकों को स्वतंत्रता देने के इच्छुक हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा आईडीबीआई बैंक ने 60.72% की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इनमें सरकार की हिस्सेदारी 45.48% और एलआईसी की 49.24% है। बैंक का मूल्यांकन 47,633 करोड़ रुपये है। करीब 61% की हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 29,000 करोड़ हासिल होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि निजीकरण के बाद बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 34% रह जाएंगी। अधिकारी ने कहा इस तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। हम 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और प्रबंधन नियंत्रण भी सौंपेंगे। बिल्कुल प्रबंधन नियंत्रण चला जाता है। जैसे 49% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा शेयर मूल्यांकन दूसरों को दी जाती है। हिस्सेदारी मालिकाना हिस्सेदारी बदल जाती है। मूनलाइटिंग में शामिल कर्मचारी निकाले। विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर घटा। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष आहरण अधिकार एसडीआर
विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, स्वर्ण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आरक्षित निधि में कमी आने से देश की विदेशी मुद्रा भंडार 14 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 4.5 अरब डॉलर घटकर 528.4 अरब डॉलर रह गया, जबकि इसके पिछले सप्ताह यह 2.23 अरब डॉलर बढ़कर 532.9 अरब डॉलर रह गया था। हम लोगों ने चर्चा भी किया था, जो अभी हालात बन रहे हैं मित्रों, उनकी चर्चा की जानी चाहिए। स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स विश्व कप T20 16 अक्टूबर से 13 नवंबर होना है 2022 का। कोहली के कमाल से पाक को किया फतह। फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। लाइट की प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती है। लाइट को इसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मित्रों, पर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। इसे सॉर्ट आउट उस दिशा में काम भी हो रहा है फिलहाल। भारत पाक के दर्शकों ने MSG में जमाया रंग। समझने की बात है फ्रेंड्स, भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान अगर आपने जोहानिसबर्ग, मीरपुर, कोलंबो, कोलकाता, बर्मिंघम, एडिलेड, लंदन और मैनचेस्टर में जनगण मन सुना हो तो आप इस बात को मानेंगे कि रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में माहौल कुछ अलग तरह का था। मैदान में मौजूद 90,293 लोगों में से कम 60,000 भारतीय थे और जय हो जय हो जय हो जय हो ने ऐसा माहौल बनाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे माहौल में कोई भी भावुक हो सकता है कि चाहे वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, जिनके चेहरे पर भावनाओं का उबाल साफ दिख रहा था। सुबह से ही मेलबर्न भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के रंग में रंगा था। मशहूर फेडरेशन स्क्वायर के पास भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक साथ में नाच रहे थे। एक सरदार जी ने जोर से नारा लगाया, गणपति बप्पा मौर्य, और उसके साथ बाकी भारतीयों ने भी स्वर में स्वर मिलाया। ब्रिटेन से आए कुछ दर्शकों ने साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। मेंडिस के दम पर श्रीलंका की बड़ी जीत। श्रीलंका भी जीत चुकी है फ्रेंड्स। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम 30 गेंद रहते सुपर 12 के पहले मुकाबले में आयरलैंड को 9 विकेट से हराया। 73 रन की अटूट साझेदारी मेंडिस और असालंका ने दूसरे विकेट के लिए निभाई। नेक्स्ट, एशियाई युवा शतरंज में एथॉन वॉज माधवेंद्र का स्वर्णिम प्रदर्शन। 127 पदक भारतीय टीम ने कुल हासिल किए कुल 108 पदकों में से 27 पदक 108 में से 6 पदक एथॉन वॉज ने अंडर 12 वर्ग में जीते, 3 स्वर्ण समेत। 3 स्वर्ण पदक अंडर 10 में जीतने वाले एकमात्र भारतीय माधवेंद्र। पणजी, भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी एथॉन वॉज ने एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने शनिवार को इंडोनेशिया के शहर बाली में संपन्न हुए चैंपियनशिप में सर्वाधिक 6 पदक जीते। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। उनके अलावा माधवेंद्र प्रताप शर्मा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे जिन्होंने अंडर 10, अंडर 10 ओपन कैटेगरी के तीनों वर्गों रैपिड, स्टैंडर्ड, क्लासिक और बिल्ट्ज में स्वर्ण पदक जीता। भारत अंडर 12 में चमत्कारिक प्रदर्शन। गोवा के निवासी एथॉन ने अंडर 12 आयु वर्ग की ओपन कैटेगरी में यह चमत्कारिक प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में 3 अलग अलग स्पर्धाओं की चैंपियनशिप आयोजित की जाती हैं। इनमें रैपिड, स्टैंडर्ड जो क्लासिक होता है और बिल्ट्ज शामिल होती है। एथॉन ने तीनों में ही 2-2 पदक जीतकर अपना
नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा लिया। नेक्स्ट, यह भी जानिए इंग्लैंड के जोस बटलर पावर प्ले में सबसे तेज, इविन लुइस वेस्ट इंडीज, हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका, पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड, आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया। स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं। स्ट्राइक रेट ये होता है कि कितने बॉल पे कितने रन बने हैं। एक बॉल पे एक रन बना तो स्ट्राइक रेट 100 का काउंट होता है। एक बॉल पे 2 रन बना तो स्ट्राइक रेट 200 का काउंट होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से काउंट की जाती है। कप्तान रोहित ने किया विराट को सलाम। यह एहसास बयां करने के शब्द नहीं, कोहली बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। आप लोगों ने यदि मैच देखा होगा। शाह IPL फाइनल में एकमात्र भारतीय शतकवीर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, राजीव गांधी को चीन जाकिर नाइक चोकसी से भी चंदा मिला। फाउंडेशन कब बना? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 जून 1991 को इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना था। यह क्या काम करता था? फाउंडेशन के प्रमुख कार्यों में शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। इसके अलावा यह मुख्य तौर पर शोषित वर्गों, दिव्यांगों आदि के सशक्तिकरण के काम करता था। मुख्य आरोप क्या है? गांधी परिवार से जुड़ा राजीव गांधी फाउंडेशन 3 दशक पुराना है। साल 2020 में गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर अधिनियम और FCRA के उल्लंघन की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने फाउंडेशन के साथ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम FCRA के तहत जांच शुरू की। आरोप है कि फाउंडेशन ने चीन सरकार की संस्था भारत में अपने भाषणों के जरिए कट्टरता फैलाने के आरोपी और भगोड़ा घोषित जाकिर नाइक समेत बैंक धोखाधड़ी में भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी फर्म यूनिटेक से भी राशि प्राप्त की। मुख्य आरोप क्या है? चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वित्त पोषित चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट ने चंदा दिया। चीन से 2005-06 में $3 लाख करीब 90 लाख रुपये मिले। चंदा लेकर भारत में व्यापार घाटा करवाया गया। UPA सरकार में PM नेशनल रिलीफ फंड से राशि फाउंडेशन को दी गई। तब इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी PMNRF के बोर्ड में भी थी। जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने साल 2011 में फाउंडेशन को 50 लाख रुपये मिले। रकम बाद में लौटा दी गई। 5 मेहुल चौकसी और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी फर्म यूनिटेक से चंदा लिया। बाद में 2008 में यूनिटेक को टेलीकॉम लाइसेंस मिला। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी लाइसेंस रद्द। गृह मंत्रालय ने 2002 में स्थापित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT के NCRA लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी सोनिया गांधी हैं, जबकि राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बंसो मेहता और दीप जोशी ट्रस्टी हैं। आरोप था कि ट्रस्ट ने चीन सहित कई अन्य देशों से प्राप्त राशि के मामले में आयकर रिटर्न भरते समय हेराफेरी की थी। आरोप है। नेक्स्ट, दुनिया को चीन की जरूरत। राष्ट्रपति जिनपिंग ने ऐतिहासिक तीसरा काल हासिल करने के बाद कहा, हम शेष दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद रविवार को कहा कि चीन शेष दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीन दुनिया से अलग थलग होकर विकास नहीं कर सकता, उसी तरह दुनिया को अपने विकास के लिए चीन की जरूरत है। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने जिनपिंग के हवाले से कहा कि हम सुधार को गहरा करने और दुनिया भर में खुलने और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने को लेकर दृढ़ रहेंगे।
हमारी अर्थव्यवस्था में लचीलापन और क्षमता। उन्होंने कहा कि 40 से अधिक वर्षों के अथक सुधार और खुलेपन की वजह से हमारा आर्थिक विकास तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही सामाजिक स्थिरता भी आई है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी लचीलापन और क्षमता है। इसके मजबूत बुनियादी सिद्धांत नहीं बदलेंगे। अस्थायी समिति में ये शामिल है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। कोई भी 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ध्यान देने की बात है, ली कीयांग चीन के नए प्रधानमंत्री होंगे। कियांग को हटा के ली कीयांग चीन के नए प्रधानमंत्री। ध्यान देने की बात है, जिनपिंग के बाद सबसे बड़े नेता हैं। वह पोलिस ब्यूरो के सदस्य और शंघाई में पार्टी सचिव रहे हैं। काई की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता और जिनपिंग के करीबी हैं। बीजिंग में हुए शीतकालीन ओलंपिक आयोजन में कमान संभाली। झाओ लेजी चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की कमान संभालेंगे। इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक निकाय के प्रमुख थे। वांग हुनिंग कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार हैं। अब चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संगठन के प्रमुख होंगे। ली सी जिनपिंग के करीबी हैं। ग्वांगडोंग प्रांत के पार्टी प्रमुख थे, अब भ्रष्टाचार निरोधक निकाय के प्रमुख होंगे। डिंग सुशियांग विदेश में होने वाली बैठकों में जिनपिंग के साथ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल ऑफिस के निदेशक भी रहे। एक भी महिला नहीं। राज्य मीडिया द्वारा जारी नई सूची के अनुसार जिनपिंग के शीर्ष सहयोगियों को पुलिस ब्यूरो की अस्थायी समिति में पदोन्नत किया गया, लेकिन 25 साल में पहली बार किसी भी महिला को शीर्ष नेतृत्व में जगह नहीं दी गई। वर्ष 1997 में अस्थायी समिति में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई थी। बैठक के बाद अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत और चीन के रक्षा संबंधों में करवाहट का दौर लंबा खींचेगा। भारत की जरूरत। लगातार तीसरी बार चीन की कमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिलने से भारत चीन संबंधों में करवाहट का मौजूदा दौर जारी रहने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि जिनपिंग की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह ऐसी है जो भारत चीन संबंधों को कभी भी पटरी पर नहीं आने देगी। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह के अनुसार चीन दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। वह एशिया समेत समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, जबकि भारत लगातार उसके मंसूबे पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के जरिए भारत ने चीन की घेराबंदी की है, लेकिन भारत की ओर से पेश चुनौतियां चीन को परेशान करती है। टीम में बड़े बदलाव। चीन की नज़र भारत की राजनीतिक हालात, आर्थिक प्रगति तथा सेना की मजबूती पर है, इसलिए भारत ने इन क्षेत्रों में मजबूत होना होगा। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में एक चुनौती यह भी है, इस बार उनकी टीम में नए चेहरे हैं। इनमें ज़्यादातर पार्टी के लोग होंगे, इसलिए उनका भारत के प्रति रुख क्या होगा यह जानना मुश्किल होगा। भारत की जरूरत। सिंह के अनुसार चीन भारत की प्रगति से आशंकित है। चीन भारत की प्रगति से आशंकित है, वही उसे भारत के विशाल बाजार की भी जरूरत है। इसलिए वह भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन वह भारत के सामने डोकलाम, पूर्वी लद्दाख जैसी चुनौतियां आगे भी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल अभी ये सब चल ही रहा है और चीन के रवैया में हमें नहीं लगता कि सुधार होने की गुंजाइश है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। खड़गे की ताजपोशी में एकजुटता दिखाएगी पार्टी। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता भी 26 को खड़गे की ताजपोशी के गवाह बनेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। इस मौके पर एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी में तमाम बड़े नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। असंतुष्ट नेता भी समारोह में शामिल होंगे। भारत पाकिस्तान के निकट ड्रोन गतिविधियां चुनौती। ड्रोन मार गिराने वाले सैन्यकर्मी पुरस्कृत होंगे।
पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट कई स्थानों पर ड्रोन के जरिए इस साल 150 से अधिक बार मादक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने से सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में इस तरह की तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का मामला 2019 में सामने आया था। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान से लगी सीमा के 553 किलोमीटर हिस्से की रक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF ने इस साल 10 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके अलावा कई बार ड्रोन घुसपैठ को नाकाम किया गया है। अब तक 150 से अधिक ड्रोन गतिविधियों के बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को अमृतसर में शाहपुर सीमा चौकी के निकट एक ड्रोन को मार गिराया गया था। अमृतसर सेक्टर में 16 और 17 अक्टूबर को 2 ड्रोन गिराए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा समर्थित तस्कर चीनी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है और काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को जिस ड्रोन को मार गिराया गया वह क्वाडकॉप्टर DJI मैट्रिक्स था। अधिकतर ड्रोन गतिविधियां अमृतसर और तरन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में केंद्रित है। हालांकि फिरोजपुर और गुरुदासपुर इलाके में भी ड्रोन गतिविधियां देखी गई है। बम की सूचना, टोरंटो में हवाई अड्डा खाली कराया गया। ड्रोन मार गिराने वाले सैन्यकर्मी पुरस्कृत होंगे। पवार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकपा अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकपा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी तो इसमें भाग लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की पहल पर केरल में हिंदी सीख रहे ग्रामीण। चेल्लनूर ग्राम पंचायत की पहल पर सैकड़ों लोग सीख रहे हिंदी। प्रवासियों के साथ संवाद में होगी आसानी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मल्टीलिंग्विस्टिक जो अप्रोच है, यदि आप इसको फॉलो करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस हमारी टीम की तरफ से। ग्राम पंचायतों की पहल पर केरल में हिंदी सीख रहे ग्रामीण। गांव में प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक। 72 साल की जानकी अम्मा इस उम्र में भी पूरी लगन से हिंदी सीख रही। 100% हिंदी साक्षरता हासिल करने के लिए पंचायत की ओर से पहल। हिंदी के हालिया विवाद से संबंध नहीं। बिल्कुल, विल पावर हो तो ऐसे विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए मित्रों, फिर ऐसे विवाद कोई मायने नहीं रखते हैं। ये कब के छट जाएंगे, चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने कामों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो स्किल है। और स्किल बढ़ाना, यदि आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आगे बढ़ें। एक और केरल और तमिलनाडु केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने के प्रयास का आरोप लगा रही है। वहीं केरल में सैकड़ों लोग हिंदी सीखने में जुटे हैं। चेल्लनूर ग्राम पंचायत की पहल पर यह प्रयास जोरों पर है। ग्राम पंचायत अधिकारियों का कहना, अगले साल गणतंत्र दिवस तक चेल्लनूर को पूर्ण हिंदी साक्षर पंचायत घोषित करना। केरल के एक छोटे गाँव से चेल्लनूर को याद रखना, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। केरल के एक छोटे से गांव में 72 साल की जानकी अम्मा इस उम्र में भी हिंदी सीख रही हैं। वो 100%। जानकी अम्मा को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। साक्षरता हासिल करने के लिए पंचायत की ओर से किए जा रहे प्रयासों के तहत उन्हें दिए गए छोटे छोटे वाक्य पढ़ती हैं और उन्हें बार बार दोहराती हैं। चेल्लूर गांव में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक रहते हैं। ऐसे में उनसे संवाद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। कांग्रेस शासित चेल्लनूर ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने कहा कि इनका उद्देश्य ग्राम पंचायत में मानव संसाधन का उपयोग करते हुए अपने सीमित धन के साथ एक अनूठी परियोजना को लागू करना था। लेकिन जिस व्यवहारिक कारण से उन्होंने हिंदी साक्षरता कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया, वो पंचायत में प्रवासी श्रमिकों की भारी उपस्थिति होना है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। केस स्टडी में इसे बिल्कुल रखे जाने चाहिए, फॉलो करें। और हमारा ये दायित्व भी बनता है मित्रों कि मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच बिल्कुल रखें, हमें भी सीखनी चाहिए। और मैं तो हमारी टीम की तरफ से मैं तो ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिस भी स्टेट में आप जाओ
कोशिश करो कि वहाँ की भाषा समझ सको, बोल सको, वहाँ के लोगों में तालमेल बिठा सको, आगे बढ़ सको। दैनिक भास्कर, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। T20 वर्ल्ड कप आतिशी शतक से टीम इंडिया की दिवाली। सोनिया के नेतृत्व वाली 2 एनजीओ विदेशी चंदे हम लोगों ने देख चुका है। अधिक बोली लगाने वाले को पहला मौका। पावापुरी महोत्सव, आज निर्माण का लड्डू चढ़ेगा, श्रद्धालु जाएंगे लगाएंगे बोली। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की निर्वाण भूमि, ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर निर्माण भूमि पावापुरी में रविवार से 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव शुरू हो गया है। 25-26 को जैन परंपरा के अनुसार श्वेतांबर और दिगंबर मंदिर में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण लड्डू का भोग लगाया जाएगा। क्या होता है ये परंपराएं, हम लोग हिस्ट्री में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। पिछले 2.5 साल से 3 मन तक के वजन का था लड्डू। 3 मन का मतलब 1 मन में 40 किलो होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उम्मीदवारी के दौर में बोरिस को 56, पेनी मॉर्डाउंट को 23 का समर्थन। ब्रिटेन 145 सांसदों के समर्थन के साथ ऋषि ने पीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा की। बिल्कुल हम लोगों ने चर्चा भी किया। राम के वचन, विचार व शासन से मुझे मिली प्रेरणा, मोदी। बहुत अच्छी बात है। यूपी फतवा जारी करने वाला देवबंद का दारुल उलूम अवैध घोषित। प्रधानमंत्री मोदी और सारे देशवासियों को, प्रधानमंत्री को भी हमारे टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भास्कर खास, मौसम विभाग का अलर्ट, गिरेगा पारा, कई राज्यों में भी रहेगा असर। चक्रवाती तूफान सितरंग का असर, उत्तर और दक्षिण पूर्व बिहार में आज बारिश, शेष में छाए रहेंगे बादल। नेक्स्ट, पटना में बालू नदी नाव डूबी, शी जिनपिंग तीसरी बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चुने गए। कानपुर के पास ट्रेन डिरेल, पटना से दिल्ली की ट्रेनों की रूट बदली गई। मालगाड़ी के 1 दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतरे। यूपी के कानपुर प्रयागराज रेलखंड के अंतर्गत फतेहपुर जिले के रमवा रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक मालगाड़ी के करीब 1 दर्जन से अधिक वैगन पटरी से उतर गए।